हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं। तो जिसमें हमने कल अपना कवर किया था फर्स्ट लेसन, और आज हम इसमें सेकेंड लेसन कवर करेंगे। तो कल हमने लोकतंत्र वाला लेसन देखा था, आज हम इसमें सेकेंड लेसन में संविधान निर्माण को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो और दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जाए वो सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप शुरू करें। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हो। साथ ही मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। मैंने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी आपको कवर करा दी है। 7th क्लास की एनसीईआरटी भी मैंने आपको एसएसटी सब्जेक्ट की कवर कराई है। ठीक है, तो ये सब एसएसटी सब्जेक्ट की कवर कराई है। 8th क्लास मैंने अभी रोक दिया है, नहीं कराया है। मैं 9th क्लास स्टार्ट कर दी है क्योंकि 9th से 12th हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 9th क्लास की मैंने अभी पॉलिटी शुरू करी है, और पॉलिटी में 5 चैप्टर है। ये जैसे ही फिनिश होंगे तो ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक दिन में एक चैप्टर करा रही हूँ और आज आपका ये इसका दूसरा दिन है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर है। इसके बाद सीधे आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्योग्राफी कवर करा दूँ, और उसके बाद कोशिश रहेगी कि इंग्लिश कह रही हूँ इकनॉमिक्स। तो अगर नहीं भी हो पाता है तो पॉलिटी और हिस्ट्री तो आपका हो जाएगा, और उसके बाद में मैं 10th क्लास की शुरू करा दूँगी। तो मेरा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने आपको एनसीईआरटी सार करवा रही थी, जो कि अभी काफ़ी दिनों से रुक गया है क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगी उसको भी, लेकिन धीरे से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सोचा है कि पहले मैं एनसीईआरटी कवर करा दूँ। तो उसमें भी काफ़ी कंटेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि मैंने उसमें आपका उसमें आपका हिस्ट्री चल रहा है, और इकनॉमिक्स भी चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है, और ज्योग्राफी भी चल रहा है। मैं चारों करा रही हूँ उसमें। तो एसएसटी आपकी पूरी कंबाइंड एनसीईआरटी सार चल रही है। इसमें मैं बता दूँ इसमें है क्या। तो ये आपका जो जितना भी अब तक का एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जिन भी एग्ज़ाम्स में आए हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो हिस्ट्री की बुक अलग है, पॉलिटी की अलग है, इकनॉमिक्स की अलग है, और ज्योग्राफी की अलग है। कंबाइंड बुक नहीं है, अलग अलग बुक है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसमें साझा कर दूँगी ताकि आप आसानी से आपको मिल जाए प्लेलिस्ट। तो हर चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कहीं भी आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आप अभी तब तक आप पहले का कवर कर सकते हैं, और आगे मैं जैसे ही अभी मुझे थोड़ा ठीक लगेगा तो मैं शुरू कर दूँगी। ठीक है, चिंता मत लीजिएगा। जब तक एग्ज़ाम होगा हमारा एसएसटी का जनवरी तक, तब तक हमारा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। यहाँ तक कि हो सकता है पूरी बुक कंप्लीट हो जाए और मैं नई बुक कराने लग जाऊँ। सॉरी, अभी भी थोड़ा मेरा क्या है ना, मौसम चेंज होता है तो मेरी तबीयत डाउन हो जाती है। उधर पहले भी थोड़ा सा हो रहा था, पता नहीं क्यों जल्दी तबीयत वो हो रही है। तो मौसम अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया तो थोड़ा सा खांसी जुकाम लगा रहता है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं, स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण। ठीक है, तो परिचय दिया हुआ है इसमें। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है।
इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो हाल के दिनों में संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये है नेल्सन मंडेला, जिनका चित्र आप देख सकते हैं। और अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान को भी तैयार हूँ, जान देने को भी। तो ये आपका कोट है नेल्सन मंडेला का। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। जस्ट अ सेकेंड, बीच में कॉल आ गई थी, मेरी गलती रहती है, मुझे थोड़ा सा इसको एयरप्लेन मोड पे डाल देना चाहिए, मैं भूल जाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। अगले हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया। एक सेकेंड, ये इसके आगे है या नहीं? अच्छा हाँ, या नीचे। अच्छा, ये क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम। तो ये देखो सॉरी। तो ये रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पे लिखा है खतरा, देशी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच के खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। तो ये रंगभेद वाले दौर का एक साइन बोर्ड था। तो अगले 27 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। तो रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता है। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, नाट्यगृह,
समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतज़ाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतज़ाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। अब हम यहाँ पर एक और ये साइन देख सकते हैं, सिटी ऑफ डरबन, स्टेप डरबन, है ना। तो ये डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड है। इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट। कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ लिखी है। एक नए संविधान की ओर। तो रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब ये ज़ोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। ये सब कैसे हुआ? आइए इस साधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से ये जाने। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए आप सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो ये आप एक फ़ोटो देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज का दक्षिण अफ्रीका है। ये तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? तो अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है।
दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीके के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। ये काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों के द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो ये एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, ये अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, ये देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए, उतने दुनिया के किसी भी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधानों की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना किसी को बुरा या दुष्ट मान के बर्ताव किया जाएगा। इस बात पे भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको ये वेबसाइट दी है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? बताइए। चलिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? तो हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों को ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखित पढ़त में लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पे भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं।
संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। ये बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला तो ये काम ये करता है कि ये साथ रहें, विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, ये कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से ये चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल का एक चित्र दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो वल्लभ भाई झावर भाई पटेल के बारे में पहले देख लेते हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ था और मृत्यु 1950 में हुई। इनका जन्म गुजरात में और अंतरिम सरकार में ये गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील सॉरी तो इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, अभी हमने ये देखा। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे और भारतीय रियासतों में के विलय में निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई और बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो आइए पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग अब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को ये आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। अब हम संविधान निर्माण का रास्ता देखेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे सरोजनी नायडू जी की एक तस्वीर है जिनके बारे में कुछ दिया है, हम पढ़ लेते हैं। तो सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था और मृत्यु उनकी 1949 यानी 1949 में हुई, भारत देश के आज़ाद होने के बाद। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता रही। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी और बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। इसके साथ साथ कांग्रेस संविधान सभा की ये अध्यक्ष भी रह चुकी हैं एक बार। तो ये प्रथम
भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की संविधान सभा का अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में, तो उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो अब इसको पढ़ लेते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता। भारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। ये न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। ठीक है, तो भारत का संविधान 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वो बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून था। तो यहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं बहुत आराम से पढ़ रही हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैं लाइंस करती जा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, तो कुछ पल्ले पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र और अमेरिका का अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। ठीक है, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे ये सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद करी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद जी की तस्वीर दी हुई है, आप देख सकते हैं। उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1958 में हुई। जन्म सऊदी अरब में हुआ था। ये शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे। अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता और
राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री भी बने। ठीक है, ये हैं टी कृष्णामाचारी, जिन्होंने 1899 में जन्म लिया और 1974 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, वही प्रारूप कमेटी जिसने संविधान निर्माण किया है, जिसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी और बाकी अन्य सदस्य थे 6, जिसमें से टी कृष्णामाचारी भी थे। ठीक है, तो ये उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो अब हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तस्वीर और है राजेंद्र प्रसाद जी की, जो 1884 में जिनका जन्म हुआ और 1963 में उनकी मृत्यु। जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी। ठीक है, तो चुने गए प्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, तो विशाल दस्तावेज को लिखने का जो काम है संविधान का, उसको संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। तो कब चुनाव हुए संविधान सभा के लिए? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसमें मैं आपको बता दूं 9 दिसंबर 1946 को। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब पहले इस वाले चैप्टर में जितने भी लोगों को दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जयपाल सिंह जी दिए हुए हैं, जिनका जन्म 1903 में और मृत्यु 1970 में हुई थी। झारखंड में इनका जन्म हुआ। ये खिलाड़ी और शिक्षाविद है। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी थे। एच.सी. मुखर्जी 1887 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1956 में हुई। इनका जन्म बंगाल में। संविधान सभा के ये उपाध्यक्ष रहे हैं एच.सी. मुखर्जी। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद हैं। कांग्रेसी नेता है। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं और बाद में बंगाल के राज्यपाल रहे। डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख 1909 में इनका जन्म हुआ। 1981 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता रही हैं। आंध्र महिला सभा की संस्थापक रही हैं। कांग्रेस की सक्रिय नेता रही और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी ये रही हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। इस सभा के द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, ये अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वो कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है।
कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण ये है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों को लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वो संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पे आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको ये जानकारी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था और सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। अब यहाँ पर बलदेव सिंह जी का चित्र है, जिनका जन्म 1901 में हुआ था और मृत्यु 1961 में हुई। इनका जन्म हरियाणा में हुआ। ये सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, इनका जन्म 1887 में और मृत्यु 1971 में हुई। जन्म गुजरात में। ये वकील हैं, इतिहासकार और भाषाविद थे, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। ये काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। सपने और वायदे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, ठीक है, 1931 में उनकी पत्रिका है यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। चलिए पढ़ते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है।
ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ठीक है, तो इस बारे में लिखा। अब यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो है। 1901 से में इनका जन्म हुआ और 1953 में मृत्यु। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे, शिक्षाविद और वकील रहे, हिंदू महासभा में सक्रिय रहे और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे। तो हमने अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना करी। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर हर नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। भीमराव अंबेडकर जी का ये चित्र है, जो 1891 में इनकी जन्म हुआ और 1956 में मृत्यु। अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी रहे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 में 1964 में मृत्यु हुई, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे, वकील और कांग्रेस नेता थे। समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर हैं। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सोमनाथ लाहिड़ी, 1901 में जन्म, 1984 में मृत्यु। पश्चिम बंगाल में इनकी जन्म हुआ। लेखक और संपादक हैं ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य रहे। अब हम आगे देखते हैं। तो ये आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण ज़रूर आता है कि जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना।
इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है ये काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन पूरा, जिन्होंने ये भाषण दिया था कब, 15 अगस्त 1947 की मध्यरात में। संविधान का दर्शन देखने वाले हैं हम। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आकार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको ऊपर देख लेते हैं क्या दिया है। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग, अच्छा ये इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, तो आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, जिसमें वो दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। पढ़े। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब से व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ठीक है, अब इनके शब्दों के अर्थ को समझते हैं। सॉरी। हम भारत के लोग भारत को, तो भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। समाजवादी, भारत में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में इसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अब आता है गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका न्याय। तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर आती है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। फिर है आपकी समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। ठीक है, तो पहले समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं तीनों पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन ये किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। किसी दस्तावेज का खास हिस्सा अनुच्छेद होता है। धारा मतलब किसी दस्तावेज का खास हिस्सा अनुच्छेद कहलाता है। अच्छा, शब्दावली भी है। संविधान देखो देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या होता है? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव होता है। संविधान सभा क्या है? तो जनप्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, वो संविधान सभा कहलाती है। प्रारूप क्या है? तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप जो है वो प्रारूप कहलाता है। दर्शन क्या है? किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना क्या है? संविधान का वो पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या है? तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का जो अपराध होता है वो देशद्रोह कहलाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं। हर एक में की गई गलती पहचानने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। बिल्कुल। भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे।
जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बदलाव किया जा सकता है संशोधन के द्वारा, ठीक है। संसद में आप विधेयक आएगा, उसके द्वारा हम इसमें बदलाव कर सकते हैं संविधान संशोधन के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। जाहिर सी बात है, इन्हीं का था। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो लोकतांत्रिक संविधान में शासन प्रमुख का नाम नहीं होता, विधायिका के अधिकार होते हैं, देश का नाम होता है, शासन प्रमुख के अधिकार होते हैं, ठीक है। संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठा है। तो भाई मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जो थे, इन्होंने 1928 में भारत का संविधान बनाया था, ठीक है। मेल कर दे। चलो, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी, ठीक है। मिलाप कर लिया हमने। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों पर जवाब दें। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ, और जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा पास बिल्कुल भी आर्थिक रूप से चीज़ें सही नहीं थी। नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? तो नए भारत के सपने जो हैं वो विश्व से जुड़े हुए हैं। ये संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? संविधान निर्माताओं से शपथ चाहते थे कि संविधान बनाने और संविधान को पूरा करने में, यहाँ तक कि संविधान को लागू करने में और उसके बाद संविधान को प्रॉपर रूप से चलाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आँख में आंसू पोंछने की है। वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे? वो इस कथन में संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसको फॉलो करने के लिए, यहाँ तक कि जो भी उस समय राजनीति क्षेत्र में जो नेता थे या जितने भी लोगों के हाथ में कमान थी देश को चलाने की, उनसे ये कामना कर रहे थे। हैं, और ये बात उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखी कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में है कि हर आँख से आंसू पोंछने की है। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ है, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। संप्रभु सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। तो शासन प्रमुख, गणतंत्र का मतलब हो गया कि शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व क्या हो गया? लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया? सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। और संप्रभु हो गया, फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। थोड़े बहुत हैं उनको बाद, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। इसमें फ़ोटोज़ दी हुई हैं सबकी। तो यहाँ पे हमने आज यारा चैप्टर फिनिश किया और जिसका नाम था संविधान निर्माण। तो बहुत अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा पढ़ के?
तो अगर आज आपका ये आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट चैप्टर पे। इम्पॉर्टेंट है 9 से 12 तक की पूरी ये बुक। तो 5 चैप्टर हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर है, आप उसको फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।